Research design components, study variables. To study the association between different variables, mathematical calculations, that is statistical calculations, are done on collected and organized data for analysis and interpretation. The data on variables are obtained by conducting epidemiological studies. That is, अगर हमने association देखनी है between two variables, that is the predictive and the outcome variables, तो जो data आप collect करते हैं during data collection, in accordance with a particular study design, चाहे वो descriptive design हो, case control हो, cohort study हो या experimental design हो, उस data की analysis और interpretation के लिए आपको statistical calculations करनी होती हैं और इसको हम biostatistics कहते हैं अगर ये calculations यानी जो data है that pertain to living beings. Variable क्या होता है? A variable is the characteristic of a person, thing or a phenomenon that could take more than one value. That is anything that could vary. Change हो सकता हो. Variable का मतलब ये है कि static condition नहीं है बल्कि वो वेरी हो रही है. से फॉर एग्जाम्पल वेदर है, सनी वेदर भी हो सकता है, ड्राई वेदर और स्टॉर्मी वेदर भी हो सकता है. उसी तरह द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्सन और थिंग आर द फीचर्स, एट्रीब्यूट्स दैट बिलोंग टू देम एंड मेक देम रिकग्नाइजेबल. यानी किसी भी लिविंग बीइंग का या नॉन लिविंग बीइंग का कोई फीचर या एट्रीब्यूट जो उसको डिफाइन करता हो, जिससे आप उसे रिकग्नाइज कर सकें, उसे कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं. सो वेरिएबल इज समथिंग दैट इज लायबल टू और केपेबल ऑफ चेंज. चेंज कैसे हो सकता है? क्वालिटी में चेंज हो सकता है, से क्वालिटी स्मूथ है, कोर्स है. क्वांटिटी में चेंज हो सकता है, से 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, या क्वांटिटी जो है आपकी वेरी कर सकती है इन वेट, से 1 kg, 2 kg, 3 kg एंड सो ऑन. टाइप में वो वेरी कर सकता है, से फॉर एग्जाम्पल किसी पर्टिकुलर उसका फीचर जो है वो चेंज हो सकता हो. जैसे इस एग्जाम्पल में से नोज है जो वेरियस टाइप की हो सकती है, लॉन्ग नोज, क्रुक नोज, स्नब नोज एंड बटन नोज. और साइज वेरी कर सकता हो, बिग है, स्मॉल है, टाइनी है, लिटिल है, राइट. तो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक एक इंसान का या एक लिविंग बीइंग का या किसी एनिमल का जो वेरी करे, चेंज हो सकता हो, उसको वेरिएबल कहते हैं. That is, it can take more than one value. For example, eye hues could be black, blue, brown or green, color of eye. Phenomenon क्या होता है? Phenomenon means occurrence, any state or dynamic process that can be known through 5 senses. यानी जो आपके सीइंग है, हियरिंग है, स्मेलिंग है, टेस्टिंग है और टचिंग है, उससे जो आप इंफॉर्मेशन ड्राइव करते हैं और एक एक्सपीरियंस या इवेंट को ऑब्जर्व करते हैं, उसे एक फिनोमिनन कहा जाता है, अकरेंस या एक्सपीरियंस कहा जाता है. जिस तरह टाइम इज एन ऑब्जर्वेबल एक्सपीरियंस दैट कुड वेरी, कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं टाइम को, कि पास्ट टाइम था जिसमें जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो केव्स में रहते थे, एंड दिस इज द प्रेजेंट टाइम जिसमें टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है और
जो प्रेजेंट टाइम्स हैं वो टेक्नोलॉजी वाइज बेहतर मोमेंट्स हैं. सो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टाइम को आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, एक एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं थ्रू योर 5 सेंसेस, यानी दिस इज कॉल्ड परसेप्शन, राइट. तो टाइम इज ऑल्सो एन अकरेंस और अ फिनोमिनन. उसी तरह सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, अ स्टेट that could vary. Although socio-economic status is a dynamic process, जिसमें मुख्तलिफ चीजें इंटरैक्ट कर रही होती हैं, से एजुकेशन, इनकम एंड ऑक्यूपेशन, जो आपस में मिलकर प्रोड्यूस कर रही होती हैं एक सर्टेन स्टेटस किसी भी ह्यूमन बीइंग का या किसी फैमिली का. से फॉर एग्जांपल रिच एंड पुअर, या आप सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन दीज 3 फैक्टर्स, दैट इज द ऑक्यूपेशन, द इनकम लेवल एंड द एजुकेशन. से पुअर क्लास है, लोअर मिडिल क्लास, upper middle class and the elite class. Body sensations, जो भी body sensations हैं, these could be pleasant, unpleasant or neutral sensations. For example, pleasant sensation क्या है? Say sensation of warm water in winters, right? तो एक warm, pleasant body sensation होता है warm water का on the body. Unpleasant sensation क्या हो सकती है? Such as pain. Pain is a body sensation that could be severe, moderate or mild. और neutral sensation क्या होती है? Say your hand placed on a mic, which is a neutral sensation. So जो body sensations हैं उनको भी आप, क्योंकि वो वेरी कर सकते हैं, वो प्लेजेंट भी हो सकते हैं, अनप्लेजेंट भी हो सकते हैं एंड वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं. नाउ इंडिपेंडेंट वर्सेस डिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल को प्रेडिक्टर वेरिएबल भी कहते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को आउटकम वेरिएबल भी कहते हैं. Predictor variable is the independent variable in stats. For example, the risk factor, protective factor, exposure. तो जो भी risk factor है, protective factor है, exposure, क्योंकि वो define करता है outcome को, यानी affect करता है outcome को, इसलिए उसे predictor या independent variable कहा जाता है. Outcome variable is the dependent variable whose value changes by changing the levels of the predictor variable. Outcome variable को dependent variable इसलिए कहा जाता है कि वो depend करता है on the predictor variable for the outcome. That is कि जो अगर predictor variable की value को आप जब change करते जाते हैं तो आउटकम जो है वो वेरी करता है. और मेडिकल साइंसेस में आउटकम क्या होता है? डिजीज होती है, राइट. और डिपेंडेंट, जिसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और प्रेडिक्टर वेरिएबल क्या होता है? कोई भी रिस्क फैक्टर या प्रोटेक्टिव फैक्टर या कोई एक्सपोजर जो डिटरमिन करता है आउटकम को. What is the difference between a factor and a variable? An independent factor, predictor, exposure, risk factor, protective factor is the thing that affects an event, state or phenomenon. यानी ये वो factor है जो affect करता है या determine करता है किसी भी event को, state को और या किसी occurrence या experience को. Physical activity is an important factor in maintaining fitness. That is, physical activity अगर एक protective factor है, वो determine करता है कि कोई भी person कितना fit होगा या unfit होगा, which is a state, right? Sunscreen is a protective factor against sun rays.
से sun rays is an experience a phenomenon, और एक उसके अगेंस्ट जो है अगर सनस्क्रीन को आप यूज करें तो इट इज अ प्रोटेक्टिव फैक्टर, राइट। स्मोकिंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट अटैक। हार्ट अटैक एक इवेंट है, और अगर एक्सपोजर स्मोकिंग है या वो रिस्क फैक्टर है तो इट कैन अफेक्ट द occurrence of heart attack. Factor is anything that contributes causally to a result. यानी फैक्टर वो चीज होती है जिसकी वजह से एक आउटकम हो सकता है। The factor determines the outcome. It is an independent predictor variable in statistics. Again वही वाली बात है, कोई भी फैक्टर जो है वो प्रिडिक्ट करता है क्योंकि आउटकम को, इसलिए उसे प्रिडिक्टर या इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। और एक फैक्टर को वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए उसे रीफ्रेज किया जाता है, यानी हर फैक्टर को आप वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? Say for example, waiting time is a factor. अब उसको आप वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, यानी कोई ऐसी चीज जो वेरी कर रही हो, तो फिर उसकी दो वैल्यूज हो सकते हैं, जैसे लॉन्ग वेटिंग टाइम या शॉर्ट वेटिंग टाइम। ड्रग्स हैं, उनको अगर आप वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे तो हो सकता है ड्रग्स अवेलेबिलिटी एंड नॉन अवेलेबिलिटी में कर सकते हैं, या आप टाइप्स ऑफ ड्रग में कर सकते हैं, drugs acting on CVS, drugs acting on GI tract, drugs acting on CNS. Maternal education है, एक फैक्टर है जिसको आप वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इयर्स ऑफ स्कूलिंग के ऊपर कर सकते हैं, या सिंपली स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन में कर सकते हैं, या से अंडरग्रेड एजुकेशन और पोस्ट ग्रेड एजुकेशन में कर सकते हैं। इन्फेंट मॉर्टेलिटी से इन्फेंट मॉर्टेलिटी डिफरेंट ईयर्स में कितनी थी, 2008 में, 2009 में, 2010 में, जो वेरी कर रही हैं। इम्यूनाइजेशन स्टेटस है, अगेन वेरिएबल में कन्वर्ट करना है तो फुली इम्यूनाइज्ड, पार्शली इम्यूनाइज्ड और अनइम्यूनाइज्ड में चेंज कर सकते हैं। उसी तरह अगर क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं, कोलेस्ट्रॉलीमिया है, तो सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल्स से फॉर एग्जांपल लेस देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर एंड हायर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, आप दो वेरिएबल्स बना सकते हैं, दो कैटेगरीज बना सकते हैं वेरिएबल की। एजुकेशन अगेन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग में भी हो सकता है, और स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन में भी इसको वेरी कर सकती है। एनीमिया, हीमोग्लोबिन लेवल से इसको आप वेरिएबल बनाना है तो एनेमिक एंड नॉन एनेमिक में भी कर सकते हैं, या से लेस देन 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, between 8 to 10 milligram per deciliter, more than 10 milligram per deciliter, इसको वेरी किया जा सकता है। इकोनॉमिक स्टेटस अगेन लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, अकॉर्डिंग टू द इनकम लेवल्स वो वेरिएबल में चेंज हो सकता है। सो टाइप्स ऑफ वेरिएबल क्या है? दो तरह के होते हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल एंड द क्वालिटेटिव वेरिएबल। जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल है उसमें एक एग्जैक्ट डेफिनेट मेजरिंग स्केल है। इसका क्या मतलब है कि क्वांटिनम में जो वैल्यूज हैं वो चल रही हैं एंड कोई डिमार्केशन नहीं है बिटवीन टू वैल्यूज। से 1 है तो 1 0 से लेकर 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, और फिर डेसिमल में भी वैल्यू आ जाती हैं, से 4.1, 4.2, 4.3, सो ऑन 5 पे तो 5.1, 5.2, 5.3 अप टू द इंफिनिटी। सो कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई डिमार्केशंस नहीं है, एक क्वांटिनम में ये चल रहा है, इसीलिए से क्वांटिटेटिव वेरिएबल भी कहा जाता है, यानी वो वेरिएबल्स जिनको आप
एक डेफिनेट मेजरिंग स्केल के ऊपर मेजर कर सकें। फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर है, मिलीमीटर एचजी में, हाइट्स हैं से इन फीट और इंचेस के अंदर, वेट है जिसको आप किलोग्राम्स में या पाउंड्स में मेजर कर सकते हैं। उसी तरह सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं, सीरम हीमोग्लोबिन लेवल्स हैं, ब्लड शुगर लेवल्स हैं। ये सारे क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं जिनको आप क्वांटिफाई कर सकते हैं। अदर नेम्स फॉर क्वांटिटेटिव वेरिएबल, इसे न्यूमेरिक वेरिएबल भी कहते हैं, यानी नंबर वेरिएबल, डायमेंशनल वेरिएबल क्योंकि डिफरेंट डायमेंशन में भी ये वेरिएबल हो सकता है, और कंटिन्यूअस वेरिएबल भी कहा जाता है क्योंकि एक कंटिन्यूअस मेजरिंग स्केल होता है। उसी तरह जो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं उनमें कोई वेल डिफाइंड मेजरिंग स्केल नहीं है। आप they could be separate categories, आप डिमार्केशंस हो सकती हैं और कैटेगरीज में उसको डिफाइन करते हैं। जैसे कलर ऑफ आई है तो वो ब्लू भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है एंड ब्लैक भी हो सकता है। तो कोई मेजरिंग स्केल इसमें नहीं है। उसी तरह कलर ऑफ स्किन है, कोई मेजरिंग स्केल नहीं है। नॉमिनल का मतलब है नेमिंग वेरिएबल्स, यानी उनको आप नेम कर सकते हैं, क्वालिटी वाइज उनको कैटेगरीज में या नामों से डिफाइन कर सकते हैं। अगेन ऑर्डिनल और रैंक, जब एक क्वालिटेटिव वेरिएबल है या तो वो ऑर्डिनल होता है, रैंक्ड होता है। से फॉर एग्जाम्पल नॉन ऑर्डिनल वो होगा जैसे कलर ऑफ आई है, इनमें कोई ऑर्डर नहीं है, राइट। और रैंक्ड होता है से फॉर एग्जाम्पल अगर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है तो उसकी एक रैंक्ड ऑर्डर में वो हो सकता है, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम पुअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास एंड द रिच क्लास और द एलीट क्लास। तो अगर रैंकिंग में हो या किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में हो तो उसको ऑर्डिनल और रैंक वेरिएबल कहते हैं। अगेन अगर सिर्फ दो कैटेगरीज हो यानी दो स्ट्राटा हो, यस और नो का, तो उसे बाइनरी या डाइकोटमस वेरिएबल कहा जा सकता है। से फॉर एग्जांपल अगर आप सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, पुअर क्लास एंड द रिच क्लास, तो दो कैटेगरीज हो गई उसकी। तो जो क्वालिटेटिव वेरिएबल है उसको कैटेगोरिकल वेरिएबल या नॉमिनल वेरिएबल भी कहा जाता है। वो ऑर्डिनल और रैंक्ड वेरिएबल भी हो सकता है या नॉन ऑर्डिनल वेरिएबल भी हो सकता है। और जब उसको सिर्फ दो कैटेगरीज में आप डिवाइड करते हैं तो देन इट इज कॉल्ड अ बाइनरी और डाइकोटमस वेरिएबल। डायमेंशंस क्या होती हैं? A line has one dimension only. उसी तरह स्क्वायर की दो डायमेंशंस होती हैं, क्यूब की 3 डायमेंशंस होती हैं, और जो 4 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी लेंथ, हाइट, विड्थ के अलावा डेप्थ भी होती है। Now, can a quantitative variable be converted into a qualitative one? क्या आप किसी क्वांटिटेटिव यानी जिसमें अ वेल डिफाइंड मेजरिंग स्केल होता है उसको आप कैटेगरीज या कैटेगोरिकल वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, बाय इंसर्टिंग कट ऑफ पॉइंट्स। अगेन दिस इज अ वाइवा क्वेश्चन कि क्या क्वांटिटेटिव वेरिएबल कुड बी चेंज्ड इनटू अ क्वालिटेटिव वन। से फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर वैल्यूज हैं इन मिलीमीटर एचजी, ये एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, आपने उसको कैटेगोरिकल या क्वालिटेटिव वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो कट ऑफ पॉइंट्स लगा के से those with blood pressure less than 140/90 millimeter Hg, ये नॉर्मोटेंसिव्स हैं, between 140 डिवाइड 140/90 ये आपका बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन होता है। अबव 140/90 फिर आप उसको अगेन कट ऑफ पॉइंट्स लगा के माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर एंड मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में कैटेगरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं।
सो अगर से ब्लड प्रेशर को आपने कैटेगोरिकल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया, से नॉर्मोटेंसिव्स, बॉर्डरलाइन हाइपरटेंसिव्स, those with mild hypertension, moderate hypertension, severe malignant hypertension, तो ये ऑर्डिनल वेरिएबल या रैंक वेरिएबल हो गया, क्योंकि ये एक ऑर्डर में आ रहे हैं, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्मोटेंसिव टू दोज who are malignant hypertension, suffering from malignant hypertension, right? तो ये ranked order है. और अगर इसी वेरिएबल को आप सिर्फ बाइनरी या डाइकोटमस वेरिएबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सिंपली आप नॉर्मोटेंसिव्स एंड हाइपरटेंसिव्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. इसी तरह बाकी जो दूसरे क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं, से फॉर एग्जांपल सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं, या सीरम हीमोग्लोबिन लेवल्स हैं, या ब्लड शुगर लेवल्स हैं, उनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अ क्वालिटेटिव and the ordinal variable, or simply into dichotomous or binary variable. Causation, association and difference क्या होता है? In research हम हमेशा comment करते हैं association के ऊपर. That is, what is the association between two variables, the predictor variable and the outcome variable? या दो ग्रुप्स में एक स्टडी ग्रुप है, एक कंपैरिजन ग्रुप है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आइदर डिफरेंस इन द एक्सपोजर लेवल्स या डिफरेंस इन द डिजीज स्टेटस, राइट? तो हमेशा जो है आप डिफरेंस के ऊपर या एसोसिएशन के ऊपर कमेंट करेंगे. कॉजेशन के ऊपर सिर्फ उस वक्त कमेंट करना चाहिए जब आपके पास एम्पिरिकल या साइंटिफिक एविडेंस हो कि this factor is a positive agent for this outcome. ठीक है, तो causation के ऊपर उसी वक्त comment होगा जब scientific evidence हो कि in fact this is the positive factor for this outcome. Otherwise, always comment on association or the difference between two groups. Causation का क्या मतलब है? One is the sufficient cause. If the cause is present, the disease will always occur. For example, autosomal recessive disorders जैसे sickle cell anemia है, cystic fibrosis है, and Tay-Sachs disease है, इसमें क्योंकि ये autosomal recessive disorders हैं, meaning कि अगर mutant gene जो है, one gene is inherited from the mother and one from the father, तो हमेशा फिर disease जरूर होगी. Say for example, sickle cell anemia in African Americans, cystic fibrosis in Caucasians, and Tay-Sachs disease in Jewish communities, जो closed communities होती हैं, जिसमें कॉन्सेंगुअस मैरिजेस या फर्स्ट और सेकंड कजन मैरिजेस बहुत कॉमन होती हैं, तो उनमें ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर्स का इंसिडेंस बहुत हाई होता है. यानी अगर दोनों जीन्स आ गई, इनहेरिटेड जीन्स, तो इसका मतलब ये है कि डिजीज विल ऑलवेज गोइंग टू अकर, राइट? नेसेसरी कॉज क्या होता है? इफ द कॉज इज एब्सेंट, द डिजीज कैन नॉट अकर. For example, Mycobacterium tuberculosis, if absent, cannot cause tuberculosis in humans, right? अगर Mycobacterium tuberculosis मौजूद ही नहीं होगा तो डिजीज नहीं हो सकती, right? अब say for example, Mycobacterium tuberculosis जो है वो डोमिनेंट बास दफा हो सकता है बॉडी के अंदर, से फॉर एग्जांपल हाइलर लिम्फ नोड्स में मौजूद होते हैं, लेकिन जब तक के इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, वो एक्टिवेट नहीं होते और ट्यूबरक्लोसिस जो है वो नहीं हो पाता. तो नेसेसरी कॉज का मतलब ये है कि
अगर कॉज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस अगर तो टोटली एब्सेंट होंगे तो फिर डिजीज नहीं हो सकेगी। लेकिन बाज दफा ऐसे भी होता है कि द कॉज इज प्रेजेंट लाइंग डोरमेंट इनटू द बॉडी और डिजीज वो कॉज नहीं करता, और अगर वो रीएक्टिवेट हो जाए ड्यू टू सम इम्यूनोडेफिशिएंसी या मेल न्यूट्रिशन की वजह से, तो फिर इट कैन बिकम एक्टिवेटेड एंड कुड कॉज द डिजीज। यानी प्रेजेंस ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का ये मतलब नहीं है कि डिजीज हर हाल में होगी। हाँ, अगर वो एब्सेंट है टोटली तब डिजीज नहीं हो सकती। रिस्क फैक्टर या प्रोटेक्टिव फैक्टर क्या होता है? इफ द रिस्क फैक्टर प्रोटेक्टिव फैक्टर इज प्रेजेंट, इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस रिस्पेक्टिवली the probability of having the disease in that person as compared to someone who does not have the risk factor or the protective factor in question. यानी अगर रिस्क फैक्टर या प्रोटेक्टिव फैक्टर होगा तो वो चांस इंक्रीज करेगा कि या तो वो डिजीज होगी या वो डिजीज नहीं होगी। लेकिन ये फुल फ्लैश गारंटी नहीं है कि रिस्क फैक्टर could cause the disease या protective factor could save from the disease. So it is neither a sufficient nor a necessary cause of the disease. It only increases the probability of having or not having the disease. Associations क्या होती हैं? Now, directly causal association का मतलब है कि say for example a blow on a head resulting in head injury, यानी directly अगर किसी चीज से हेड के ऊपर हैमर किया जाए तो it would result in head injury. तो ये directly causal association है। Indirectly causal association क्या है? Say for example high education level leading to high income. High income may lead to better health outcomes. यानी high education का itself अगर directly कोई ताल्लुक नहीं है with better health outcomes, लेकिन high income की वजह से high education की वजह से high income हो सकती है, और high income level की वजह से बाइंग कैपेसिटी आपकी इंक्रीज कर सकती है। आप ज़्यादा बेटर हेल्थ चॉइसेस जो हैं वो कर सकते हैं और उससे हेल्थ आउटकम जो है बेटर हेल्थ आउटकम्स निकल सकते हैं। सो दिस इज एन indirectly causal association. Non-causal association, say for example अगर एक association नजर आ रही है between thinning of hair or baldness and the occurrence of ischemic heart disease, तो देखा जाए तो thinning of hair की per se ischemic heart disease से कोई association नहीं है। इसमें confounders हो सकते हैं, that is old age could be a confounding factor कि ओल्ड एज की वजह से थिनिंग ऑफ हेयर हो रही है और उसकी वजह से आपको लग रहा है कि वो लोग जो बॉल्ड होते हैं या जिनमें थिनिंग ऑफ हेयर हो रही होती है उनमें इस्कीमिक हार्ट डिजीज के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि एक अपेरेंट एसोसिएशन है। सो दिस इज द नॉन कॉजल एसोसिएशन, जब कंफाउंडिंग फैक्टर्स कंफाउंड कर रहे होते हैं किसी भी एसोसिएशन को। What are extraneous variables in any study? In addition to the predictor and the outcome variable, there are many extraneous variables which are not intentionally studied. Usually एक study में आप जो variable study कर रहे होते हैं वो predictor variable है and the outcome variable. लेकिन किसी भी स्टडी के अंदर सिर्फ ये दो वेरिएबल्स नहीं होते जिनको आप स्टडी कर रहे होते हैं। देयर आर अदर एक्सट्रेनियस और कंट्रोलिंग वेरिएबल्स जो एक्ट कर रहे होते हैं और उनको आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। An extraneous variable can be an intervening or non-intervening variable. जैसे intervening variable की
आगे जाके हम एग्जाम्पल देखेंगे कि वो क्या है। इंटरवीनिंग का मतलब होता है हेल्पिंग वेरिएबल या मीडिएटिंग वेरिएबल और द लीडिंग वेरिएबल। Now, intervening variable could be divided into confounding variable and background variables. उसी तरह जो non-intervening variable हैं, उनको भी आप divide कर सकते हैं between the confounding and background variables. Confounding variable क्या होता है? Is one that can act as a predictor variable. That is, it can replace the original predictor in the study and thus affects the outcome variable of the study. इतना याद रखें कि confounding variable वो variable है जो replace कर सकता है original predictor variable of the study को, और रिप्लेस करने के बाद वो इंडिपेंडेंटली इफेक्ट कर सकता है आउटकम वेरिएबल ऑफ दैट स्टडी को, राइट। आगे जाके इसको हम मजीद देखते हैं। Now variables could also act as effect modifiers and synergies. ये क्या होता है? वन बाय वन जो है हम इनको डिस्कस करते हैं। Now कंट्रोल या एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स क्या हैं? इंटरवीनिंग वेरिएबल्स एंड कंफाउंडिंग वेरिएबल्स से एक स्टडी है, प्रेडिक्टर वेरिएबल है लेवल ऑफ एजुकेशन, और उसका इफेक्ट आपने देखना है ऑन ओवर स्पेंडिंग के ऊपर, विच इज एन आउटकम वेरिएबल। इन दो वेरिएबल्स के अंदर इनकम क्या इंटरवीनिंग वेरिएबल है, यानी now you have to see the direction of the arrows से अगर predictor variable से जो direction of the arrow forward है, यानी predictor variable leading to the intervening variable, यानी predictor variable affecting the intervening variable या एक्सट्रेनियस वेरिएबल, तो तब उसको इंटरवीनिंग वेरिएबल कहेंगे। जैसे लेवल ऑफ एजुकेशन विच इज अ प्रेडिक्टर वेरिएबल, इट अफेक्ट्स और लीड्स टू इंक्रीज इनकम लेवल्स, यानी जितना हायर लेवल होगा एजुकेशन का तो ज्यादा चांसेस होंगे कि उसी तरह जो इनकम लेवल्स हैं वो भी हाई हो, राइट। तो जो प्रेडिक्टर है हायर लेवल ऑफ एजुकेशन वो इफेक्ट कर रहा है हायर इनकम को, राइट, और हायर इनकम फिर इन टर्न इफेक्ट कर रही है स्पेंडिंग को और ओवर स्पेंडिंग को, राइट। तो प्रेडिक्टर लीडिंग टू द एक्सट्रेनियस वेरिएबल which is then in turn affects the outcome variable। तो इसका मतलब है कि इनकम जो extraneous variable है it is an intervening variable। अब इसमें और confounder में क्या difference है? See the direction of the arrow, again the blue arrow। अगर से for example जो extraneous variable है वो in fact affect करता है प्रेडिक्टर वेरिएबल को और रिप्लेस कर देता है प्रेडिक्टर वेरिएबल को इन अ सेंस के प्रेडिक्टर इटसेल्फ आउटकम प्रोड्यूस कर सकता है, तो देन इट इज कॉल्ड अ कंपाउंडर। यानी अगर इनकम जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है उसको अगर आप प्रेडिक्टर की जगह रखें, यानी इनकम को आप रख दें एजुकेशन के ऊपर, तो इनकम इटसेल्फ कैन अफेक्ट ओवर स्पेंडिंग, ठीक है। यानी अगर हायर इनकम है तो इटसेल्फ इट वुड लीड टू ओवर स्पेंडिंग, यानी इनकम को आप प्रेडिक्टर को टोटली रिप्लेस कर सकते हैं इस स्टडी के अंदर। यानी इस रिलेशनशिप में जो इनकम है वो इंटरवीनिंग वेरिएबल के तौर पे भी एक्ट कर रहा है और एज ए कंपाउंडर के तौर पे भी एक्ट कर रहा है।
लेकिन पास रिलेशनशिप में कोई एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो सकता है, वो नॉन इंटरवीनिंग वेरिएबल हो लेकिन वो कंफाउंडर हो। तो ऑलवेज सी द डायरेक्शन ऑफ द एरो, के फॉरवर्ड एरो है या बैकवर्ड एरो है डायरेक्शन वाइज। से फॉर एग्जाम्पल, कंफाउंडिंग का मतलब होता है टू पोर टुगेदर, इट्स अ ग्रीक वर्ड। मतलब ये है कि अ कंफाउंडर और अ कंफाउंडिंग वेरिएबल interferes, confuses or complicates the apparent association between the predictor and the outcome variable. Say in an study जिसमें आप देख रहे हैं the apparent association between smoking and ischemic heart disease, जिसमें smoking आपका predictive variable है, ischemic heart disease outcome variable है। इसमें क्या मेल जेंडर कंफाउंडर है? नाउ अब जैसे आप डायरेक्शन ऑफ एरो देखें कि अगर तो जो ये एक्सट्रेनस वेरिएबल है मेल जेंडर, अगर आप इसको प्रेडिक्टिव वेरिएबल की जगह रख दें, दैट इज मेल जेंडर, क्या इटसेल्फ वो लीड करता है टू इस्कीमिक हार्ट डिजीज को? यस, क्योंकि मेन में ज्यादा चांसेस होते हैं इस्कीमिक हार्ट डिजीज के एज कंपेयर टू फीमेल्स at a certain age तक, क्योंकि females are usually protected due to estrogen levels until the menopause, और उसके बाद जो chances हैं वो equivalent हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले जो young males हैं उनमें ischemic heart disease gender की वजह से ज्यादा होता है as compared to फीमेल्स। सो मेल जेंडर को अगर आप स्मोकिंग की जगह के ऊपर रख दें और स्मोकिंग को आप हटा दें, तो बाय बीइंग अ यंग मेल स्कीमिक हार्ट डिजीज के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इट मींस कि जी जो जेंडर मेल है दैट इज कंफाउंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकिंग एंड स्कीमिक हार्ट डिजीज। यानी अगर मेल लोगों में अगर आप ये रिलेशनशिप देखेंगे बिटवीन स्मोकिंग एंड स्कीमिक हार्ट डिजीज, तो जो जेंडर मेल है वो कंफ्यूज करेगा या इंटरफेयर करेगा या इस रिलेशनशिप को या इस एसोसिएशन को कॉम्प्लिकेट करेगा। नाउ in an apparent association between gray hair and ischemic heart disease, क्या एज कंफाउंडिंग फैक्टर है? ओल्ड एज से देखा जाए तो वाइट है या ग्रे है का पर से इस्कीमिक हार्ट डिजीज से कोई एसोसिएशन नहीं है, दैट इज अ नॉन कॉजल एसोसिएशन। लेकिन ओल्ड एज कंफाउंडर है या नहीं है? ओल्ड एज क्या रिप्लेस कर सकता है प्रेडिक्टर वेरिएबल को? यस, डायरेक्शन ऑफ द एरो टुवर्ड्स द प्रेडिक्टर है। यस, एज, ओल्ड एज को आप प्रेडिक्टर की जगह के ऊपर रखते हैं तो ओल्ड एज की वजह से इस्कीमिक थिनिंग ऑफ हेयर होती है या वाइट हेयर होती है या ग्रे हेयर होता है, और it itself could result in more incidence of ischemic heart disease। तो old age यहाँ पे replace कर सकता है predictor variable को और affect कर सकता है outcome को independently, right? It is a confounder in this relationship. Again, in an apparent association between baldness, that is gray hair, and ischemic heart disease, old age and male gender are both confounders. Again, एक apparent association है, नजर आ रही है कि वो लोग जो bald होते हैं उनमें ischemic heart disease ज्यादा होती है, लेकिन इनफैक्ट क्या हो रहा है, baldness का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है ischemic heart disease से। It is the old age जिसमें थिनिंग ऑफ हेयर हो जाती है, एंड प्लस अगर मेल जेंडर हो तब भी इस्कीमिक हार्ट डिजीज के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ओल्ड मेल्स के अंदर इस्कीमिक हार्ट डिजीज जो है वो ज्यादा होगी
और बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है कि बॉल्डनेस की वजह से इस्कीमिक हार्ट डिजीज ज़्यादा है, ये नहीं है। इनफैक्ट जो ओल्ड एज है और मेल जेंडर है वो कंफाउंड कर रहा है इस अपेरेंट एसोसिएशन को बिटवीन द बॉल्डनेस एंड द इस्कीमिक हार्ट डिजीज। आप ओल्ड एज को भी प्रेडिक्टर की जगह के ऊपर रख सकते हैं एंड इट वुड इंडिपेंडेंटली अफेक्ट द आउटकम, और आप मेल जेंडर को भी रख सकते हैं प्रिडिक्टर की जगह के ऊपर, और ये मेल जेंडर itself would result in an increased incidence of the outcome. So both are confounders. Background variable क्या होता है? Say for example, predictor variable है use of oral contraceptive pills and decrease risk of ovarian cancer in an apparent relationship between the use of oral contraceptive pills and the reduced risk of ovarian cancer. इसमें जो higher education है क्या वो confounder है या नहीं है, right? अब आप देखें कि अगर आप higher education को use of ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की जगह के ऊपर रख दें तो क्या ये रिड्यूस रिस्क प्रोड्यूस करता है ओवेरियन कैंसर का इंडिपेंडेंटली? नो, क्योंकि हायर एजुकेशन का रिड्यूस रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सो इट इज नॉट अ कंफाउंडर। क्या ये इंटरवीनिंग वेरिएबल है? क्या यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है वो हायर एजुकेशन को अफेक्ट करता है, यानी प्रिडिक्टर लीडिंग टू द एक्सट्रेनियस वेरिएबल? नो, यानी यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का कोई ताल्लुक नहीं है हायर एजुकेशन को अफेक्ट करने में, राइट? सो इस एसोसिएशन में जो अपेरेंट एसोसिएशन है बिटवीन द यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड द reduced risk of ovarian cancer, higher education is not a confounder, and also higher education is not an intervening variable. जब ये दोनों नहीं है, ना तो कंफाउंडर है ना इंटरवीनिंग वेरिएबल है, तो इट इज लेबल्ड एज बैकग्राउंड वेरिएबल। बैकग्राउंड वेरिएबल क्या होता है? जो लर्क कर रहा होता है पीछे, राइट? बट इट इज नॉट confounder or an intervening variable. Thank you. This is all for today.